औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तकरीबन कुछ 7 लेक्चर कर लिए। 7 लेक्चर्स के 3 पार्ट्स थे, A, B और C। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 बेसिकली हमारा क्या है? मैनेजमेंट विद द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये है हमारा आज का टॉपिक कि हम प्लांट्स के ज़रिए से किस तरह पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। वो प्लांट्स जो नेचर में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स जो नेचर में पाए जाते हैं उनमें नेचुरल तौर पर रेजिस्टेंस की एबिलिटी होती है, वो इंसेक्ट्स पेस्ट को रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट इज़ नॉट रेजिस्टेंट। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप बेसिकली जो हमारा आज कॉन्सेप्ट है, ट्रांसजेनिक क्रॉप या ट्रांसजेनिक प्लांट बेसिकली व्हाट इट इज़, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांसजेनिक क्रॉप या द ट्रांसजेनिक क्रॉप। बेसिकली ट्रांस का मतलब होता है चेंजिंग समवन, ठीक है, किसी को चेंज कर देना। अब क्रॉप में किस चीज़ को चेंज किया जाएगा कि वो रेजिस्टेंट क्रॉप बन जाए, ऐसी क्रॉप बन जाए जहाँ पर पेस्ट को रेजिस्ट करे। वो क्या चेंजिंग होगी कि प्लांट में ऐसे जीन्स डाले जाएं, वो ऐसी चीज़ें डाली जाएं जो प्लांट की रेजिस्टेंस को भी क्रिएट कर दें और प्लांट की फूड क्वालिटी को भी बेहतर कर दें। बेसिकली ट्रांसजेनिक क्रॉप का मतलब ये है कि द क्रॉप विच हैविंग आर्टिफिशियल जेनेटिक मेकअप या द क्रॉप विच हैविंग मॉडिफिकेशन अफेक्ट्स द क्रॉप which having a new genetic makeup, it is known as the transgenic crop. Transgenic crop, the crop which having artificial makeup. Crop with artificial या desired makeup. ऐसी क्रॉप जिसको हम अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकें, अपनी जो हमारी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक मॉडिफाई कर सकें, उस क्रॉप को बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप और रेजिस्टेंट क्रॉप में थोड़ा फ़र्क है, इसको ज़रा समाअत फरमाएं। ट्रांसजेनिक क्रॉप के लिए ज़रूरी नहीं कि वो रेजिस्टेंट क्रॉप ही हो नेचुरल में, ठीक है। नेचुरल में 2 तरह की क्रॉप्स हैं, एक है रेजिस्टेंट क्रॉप और एक है जो रेजिस्टेंट नहीं शो करती पेस्ट के खिलाफ। अब ऐसी क्रॉप्स जिनमें रेजिस्टेंस है नेचुरली तौर पर, ठीक है, अब वो तो अगर पेस्ट उधर जाके अटैक करेंगे तो वो पेस्ट को किल करते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनमें रेजिस्टेंट मौजूद नहीं, जब उधर आके पेस्ट अटैक करेंगे तो वो प्लांट को किल कर देंगे। यानी कि जो रेजिस्टेंट प्लांट है वो पेस्ट किल कर देता है और जो दूसरे प्लांट्स हैं वो प्लांट को किल कर देते हैं, ठीक है, जो अनरेजिस्टेंट प्लांट है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि हम रेजिस्टेंट प्लांट में से ऐसे प्लांट जो पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, उन प्लांट में से हम एक जीन सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, जेनेटिक सीक्वेंस लेकर
उस प्लांट में डाल देते हैं, उस प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं जिस प्लांट को में रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होती। अब ऐसे प्लांट जिनमें रेजिस्टेंस मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने रेजिस्टेंट प्लांट में से जीन लेकर उस प्लांट को दे दिए, ऐसा प्लांट कहलाता है ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप में जो सीक्वेंस ऐड किया जाता है, जीन्स की सीक्वेंस को ऐड किया जाता है, बेसिकली दिस जीन सीक्वेंस इज नोन एज द ट्रांसजीन। Transgene, basically it is a sequence of gene. It is a sequence of gene which we have insert in the crop. अब वो प्लांट जिसमें रेजिस्टेंस नेचुरली तौर पर मौजूद नहीं थी, हमने रेजिस्टेंस जीन डालकर उसमें रेजिस्टेंट डेवलप कर दी। अब ऐसा प्लांट क्या करेगा जी? रेजिस्ट करेगा, ठीक है, उस पेस्ट के खिलाफ रेजिस्ट करेगा। तो अब ये क्रॉप जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप बन गई है। ट्रांसजेनिक क्रॉप ऐसी क्रॉप जिसको चेंज कर दिया गया। अब इसमें हमारे दो तरह के मकासद हो सकते हैं क्रॉप को चेंज करने के लिए। जो पहला मकसद है वो तो ये है कि पेस्ट की पॉपुलेशंस को मैनेज करना है, यानी कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एक तो पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करना, ठीक है, रिड्यूस करना मीन अगर ज़्यादा है तो मैनेज कर लेना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना। और दूसरे नंबर पर किसी भी प्लांट को हम ट्रांसजेनिक इसलिए बनाते हैं कि हम उससे बेहतर फूड हासिल कर सकें, ठीक है, हम उससे बेहतर क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन बना सकें, हम उससे फ़ायदा ले सकें। तो दूसरा जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, इसके साथ जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फूड प्रोडक्शन। बेटर फूड प्रोडक्शन, बेटर फूड प्रोडक्शन। अब ये बेसिकली था हमारा ट्रांसजेनिक क्रॉप का थोड़ा सा इंट्रो कि व्हाट इट इज। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांसजेनिक क्रॉप किसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक क्रॉप इज अ क्रॉप which having artificial genetic makeup, ठीक है, and this crop is also known as the GMO, genetically modified organisms। GMO मैट्रिक में भी आपने पढ़ा था, इसको इंटर में भी पढ़ा था कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट के अलावा भी अगर कोई एनिमल भी हो, कोई वर्टिब्रेट हो, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका हम जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दें या जिसमें आर्टिफिशियल जेनेटिक मेकअप रख दें, उसको बोलते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जैसा कि आपने पढ़ा था इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए कि बैक्टीरिया जिसमें हम इंसुलिन का जीन इंसर्ट करते हैं ह्यूमन से लेकर बैक्टीरिया में, अब बैक्टीरिया क्या बन जाते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ह्यूमन अपनी वेलफेयर के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपने जो मुश्किलात हैं उनसे निपटने के लिए, अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, अपनी जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड उसको पूरा करने के लिए जितनी भी ऑर्गेनिजम्स को हम चेंज करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल, वो सारी की सारी कहलाती हैं GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, 3 लफ्ज़ हमने सीखे। ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होती है, रेजिस्टेंट क्रॉप क्या होती है,
और GMO किसको बोलते हैं। ये तीनों बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं मुशाबहत रखती है। अब 1 मिनट में इसकी समरी करता हूँ कि ट्रांसजेनिक क्रॉप ऐसी क्रॉप जिसका मेकअप, जेनेटिक मेकअप आर्टिफिशियल हो, और ट्रांसजेनिक क्रॉप के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेचर में रेजिस्टेंट प्लांट ही हो, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप एक आम क्रॉप होती है, उसमें जीन इंसर्ट करके उसको ट्रांस बनाया जाता है, उसको रेजिस्टेंट क्रॉप भी बना दिया जाता है, उसको बेटर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फूड भी बना दिया जाता है। और ऐसी प्लांट जिसको हम अपनी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है, बिकॉज प्लांट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसको, ये बेसिकली था हमारा हार्ट, ठीक है, हमारे जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है आज का, उसका दिल, उसका हार्ट, उसका मेन पॉइंट ट्रांसजेनिक क्रॉप। राइट अ नोट ऑन द ट्रांसजेनिक क्रॉप। नाउ we discuss about the benefits and the risks of the transgenic crop। benefits जो हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के वो बहुत ज़्यादा हैं। there will be a lot of benefits of the transgenic crops। here majority of them we are discussed। तो benefits ही benefits होंगे, क्योंकि हम किसी भी क्रॉप के जेनेटिक मटेरियल को इसलिए मॉडिफाई नहीं करते कि हम उससे नुकसान उठाएं, हम तो इसलिए मॉडिफाई करते हैं कि हम उससे फ़ायदा उठाएं। अब बेनिफिट्स में सबसे पहला हम देखते हैं कि इकोनॉमिकल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। इकोनॉमिकल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट ऐसा बेनिफिट जिससे हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय ना हो या कम हो और हमें उससे अच्छे खासे पैसे मिलें, अमाउंट मिले, यानी कि जो हमने क्रॉप लगाई है उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा हो, दैट इज़ द इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इसको समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं। एक है पेस्ट, उसका नाम है कॉटन वीवर। कॉटन वीवर ठीक है, और इसके साथ आती है पिंक बॉल वीवर। कॉटन बॉल वीवर एंड द पिंक बॉल वीवर, बेसिकली दीज आर द पेस्ट्स, ठीक है, फॉर द कॉटन प्लांट। अब इन पेस्ट को रिमूव करवाया जाता है बाय द ट्रांसजेनिक कॉटन, बाय द ट्रांसजेनिक कॉटन। ये वीवर्स इन्होंने कॉटन के प्लांट में डिस्ट्रक्शन शुरू की। तो 1996 में 1996 में एक कॉटन जिसका नाम है बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन की कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की। इस पेस्ट ने जो डिस्ट्रक्शन की थी उसके अगेंस्ट हमने ट्रांसजेनिक कॉटन ले ली। उस कॉटन में हमने क्या कर दिए, जीन इंसर्ट कर दिए रेजिस्टेंट। अब वो कॉटन बन गई बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बेसिकली क्या है, इट इज द बोलार्ड ट्रांसजेनिक कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, इट इज द बोलार्ड, टी से ट्रांसजेनिक, बीटी कॉटन, बोलार्ड ट्रांसजेनिक कॉटन। अब बोलार्ड ट्रांसजेनिक कॉटन जब लगाई फील्ड में तो इसके बहुत ज़्यादा समरात हासिल हुए, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स क्या थे, देखा गया कि विद इन 5 years
यानी कि 1996 से 2001 तक वहाँ से पेस्ट की तकरीबन 75% से ज़्यादा क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, एलिमिनेशन हो गई वहाँ पर पेस्ट की। 5 ईयर्स के पीरियड में 2001 तक दो साइंटिस्ट थे, एक एज था एंड हिज कोलीग्स, एच एंड हिज कोलीग्स, इन्होंने 2001 में सर्वे किया कि देखें कि जो हमने ट्रांसजेनिक कॉटन लगाई है उसका कोई फ़ायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। इन्होंने जब सर्वे किया 2001 में, इन्होंने वहाँ पर देखा कि देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ द बीटी कॉटन, बोलार्ड ट्रांसजेनिक कॉटन। अब वो फ़ायदे कौन कौन से थे? वो फ़ायदे थे इकोनॉमिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, economical, environmental benefits and commercial benefits. Economical, environmental benefits, social benefits, commercial, environmental, इन्होंने देखा कि बहुत सारे बेनिफिट्स हमें क्या हो गए, हासिल हो गए। अब ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स थे उनको एच और कोलीग्स ने दो टाइप्स में स्टडी किया। वो दो टाइप्स कौन सी थी? उन्होंने देखा, एच एंड हिज कोलीग्स ने देखा कि ये बेनिफिट्स जो बीटी कॉटन से हासिल हुए हैं इनमें से बहुत सारे बेनिफिट्स डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स इनडायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या थे? एक थे डायरेक्ट बेनिफिट्स, और दूसरे थे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। अब डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? जब पेस्ट आया इधर कॉर्न की फील्ड में, ठीक है, कॉटन की फील्ड में, तो फिर उन्होंने क्या, कुछ नहीं किया होगा, ट्रांसजेनिक क्रॉप से पहले कुछ नहीं किया था। उन्होंने यूज़ किए थे इंसेक्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल किए। अब बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड जब इस्तेमाल किए तो ट्रांसजेनिक प्लांट लगाने की वजह से जो डायरेक्ट बेनिफिट हमें हासिल हुआ वो ये हुआ कि देयर विल बी अ रिडक्शन इन द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, रिडक्शन इन broad spectrum use of insecticide। पहला बेनिफिट जो डायरेक्ट था वो क्या था? देयर विल बी अ रिडक्शन इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब दूसरा जो बेनिफिट होगा, समझने वाली बात है, क्या हो सकता है कि जब पेस्टिसाइड की रिडक्शन होगी तो फिर इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा, ठीक है। देयर विल बी अ लो मैनेजमेंट कॉस्ट्स, हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट्स कम आएंगी, विल बी अ लो मैनेजमेंट कॉस्ट्स। लो मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब ये कि आगे हम अरबों रुपया लगा रहे थे, करोड़ों रुपया लगा रहे थे, लाखों रुपए लगा रहे थे इंसेक्टिसाइड के ज़रिए से कॉटन को कंट्रोल करने। इंसेक्टिसाइड्स बेसिकली हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर बिलियंस के हिसाब से, अरबों के हिसाब से एनुअली पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं।
अब ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब समझने वाली बात जो ये है कि जब हमने ट्रांसजेनिक प्लांट लगाए, सबसे पहले तो हमारी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम हो गया। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल जब कम हो गया तो फिर क्या हुआ कि हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट, जो हमारी लागत थी, वो क्या होगी, कम होगी। जब हमारी लागत कम होगी तो फिर क्या होगा, हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, देयर विल बी अ इकोनॉमिक बेनिफिट व्हेन द मैनेजमेंट कॉस्ट लो, देयर विल बी अ इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट, हम इकोनॉमी हमारी ऊपर जाएगी, हमारी फसल अच्छी होगी और वो अच्छे दामों में बिकेगी। और उसके बाद आप बताइए कि कौन सा डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि कॉटन प्रोड्यूसेस मोर यील्ड। वो कॉटन जो है प्रोड्यूसेस मोर यील्ड इफ वी इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंट जीन इन द कॉटन एंड also insert the genes of better quality, better food quality। इस कॉटन में हमने अब जीन वो भी डाल दिए जो फूड की क्वालिटी बेटर करते थे। तो फिर ये क्या हुआ, देयर विल बी अ betterment in the nutritional quality, betterment in the nutritional quality, कि हमारी जो खुराक है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप का मेथड इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा बेहतर बना लिया। अब ये बेसिकली थे हमारे डायरेक्ट क्या बेनिफिट्स, किसमें, एक एग्जांपल कॉटन बोल वीवल, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है HZ। वो आप चेक कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आपको बताया था कि डायरेक्ट बेनिफिट्स के अलावा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी होते हैं। वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो कौन से होंगे, सोचिए जरा कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स अब कौन कौन से वो बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे और रह गए हैं, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में हम डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जी, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बेसिकली जब हम अ लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे, वी नॉट ओनली किल टू द पेस्ट बट वी आल्सो किल टू द नेचुरल एनिमीज। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल एनिमी। नेचुरल एनिमी बेसिकली आर द ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिस्ट इन द नेचर एंड आर यूज्ड टू किल द पेस्ट। अब पहला जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि नेचुरल एनिमी की कंजर्वेशन हो जाती है, नेचुरल एनिमी डिस्ट्रक्शन से बच जाते हैं। देयर विल बी अ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज। There will be a conservation of natural enemies. We protect the natural enemy in such a way that we do not use the pesticides in bigger amount। ठीक, अब conservation of natural enemy is the indirect benefit। यानी कि indirect आप मतलब समझ रहे होंगे कि ऐसा benefit जो हमें पता नहीं चलता था, यानी कि पेस्टिसाइड्स के ज़रिए से हम खुराक तो हासिल करते थे लेकिन हमें नहीं पता चल रहा था कि हमने अपना नुकसान कर लिया है। वो पेस्ट को भी हम किल कर रहे हैं, एनिमीज को किल कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एज आ हमारे वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब दूसरा जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो क्या हो सकता है, अब दूसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट किस तरह से, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट किस तरह से, जब हम इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम अपने माहौल को आलूदा नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड आर द केमिकल्स, ठीक है। अब वो केमिकल्स कहीं ना कहीं जाकर एंड अप होते हैं रन ऑफ, यानी कि पेस्टिसाइड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर जाके डिस्ट्रक्शन काज कर देते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वी कंजर्व वाइल्ड लाइफ। बात फिर वही कि पेस्टिसाइड्स रन ऑफ के जरिए से होते होते नदी नालों के जरिए से किधर चले जाते हैं? दरियाओं और समंदरों में। वहां पर जाके वो हमारी एक्वस लाइफ को मुतासर करते हैं और उस नतीजे में भी क्या होता है? नुकसान। तो ये ऐसे नुकसानात हैं जो इंसानों के जहन में तो होते हैं लेकिन इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ऐसे नुकसानात से फ़ायदा उठाया जाए, दीज आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। अब इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक ऑयल, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल्स, लाइक फ्यूल्स, ऑयल, फ्यूल्स, वाटर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल के लिए कि जब हम पेस्टिसाइड को बनाते हैं, पेस्टिसाइड को बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स को जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस केसेस में हमारा ऑयल भी यूज़ होता है, हमारे फ्यूल्स भी यूज़ होते हैं, अब उसके बाद वाटर भी हाई अमाउंट में यूज़ होता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? बच जाती हैं व्हेन वी नॉट यूज़ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स। अब इसके बाद और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि वी नॉट ओनली कंजर्व द रिसोर्सेज, वी आल्सो कंजर्व आवरसेल्व्स। हम अपने आप को भी कंजर्व करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी किस तरह से? कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी किस तरह से? जब इंसान केमिकल्स के जरिए से एक्सपोज होता है, मैन्युफैक्चर करते वक्त इंसेक्टिसाइड कोई अंदर चले जाए या उसकी हल्की सी डोज भी चली जाए, ऐसे ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं कि एक डोज इंसान की डेथ हो जाती है। अब ये रिस्क्स भी बहुत क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं जब हम पेस्टिसाइड्स की कम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम पेस्टिसाइड को कम इस्तेमाल करते हैं, सही। तो बेसिकली दीज आर द बेनिफिट्स। अब दीज आर द benefits, about 8 to 9 benefits which we have discussed, except then there will be a lot of benefits, ठीक है, जो हमने इधर डिस्कस नहीं किए। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को लेकर, एक बेनिफिट को लेकर इसके नीचे आप कितना लिख सकते हैं, ये आपकी पोटेंशियल है। अब ये हो गए हमारे बेनिफिट्स। नाउ वी मूव टू द रिस्क्स ऑफ द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की रिस्क्स, इनके मुताबिक हम पढ़ेंगे। अब ह्यूमन अपनी वेलफेयर के लिए खुराक बनाता है, प्लांट्स बनाता है कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुराक हासिल हो, लेकिन वो जो डीएनए हमने प्लांट में इंसर्ट किया, जिस प्लांट से लेकर हमने उस प्लांट में इंसर्ट कर दिया ट्रांसजेनिक बनाने के लिए, आया कि जिस प्लांट से लिया उसकी टेस्टिंग की कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं, जो उस जीन के ज़रिए से ट्रांसजेनिक जीन में एंटर हो और वो उस ट्रांसजेनिक जीन के ज़रिए से एनिमल्स में, ह्यूमन्स में जो फूड खाएं उसके ज़रिए से उनमें भी एंटर हो जाए। सो बेसिकली इट इज़ अ रिस्क। द फर्स्ट रिस्क विच वी डिस्कस, इट इज़ द ह्यूमन रिस्क। Risks to human या animals, अदर एनिमल्स जो हमारे अलावा भी खुराक खाते हैं, प्लांट्स। अब उनमें जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स खाने की वजह से जो फॉरेन डीएनए चला गया है,
जो एक ट्रांसजीन सीक्वेंस चली गई है, हो सकता है कि वो ट्रांसजीन सीक्वेंस में कुछ ऐसे मटेरियल्स मौजूद हों, कुछ ऐसी प्रोटीन बनाने की सलाहियत मौजूद हों जो उस प्लांट के लिए पेस्ट को तो रेजिस्ट करें, लेकिन ह्यूमन में या एनिमल में जाने के बाद वो एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट करें, वो उनकी ब्रेन्स सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें, वो उनकी स्किन रैशेस करना शुरू कर दें। फॉरेन डीएनए जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था वो प्रोड्यूस कर सकता है ह्यूमन में एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक। एलर्जिक रिएक्शंस के अलावा और बहुत सारे डिजीज जैसा कि ब्रेन सेल्स की डिस्ट्रक्शन, स्किन रैशेस, ये सारे के सारे रिस्क्स जो कि बेसिकली हमें पता नहीं होता ये काज हो सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो दूसरी क्रॉप को भी नुकसान दे सकती है जो उसके साथ क्रॉप है। नहीं समझ आई? अब ट्रांसजेनिक प्लांट टू नॉर्मल प्लांट, ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है? आर्टिफिशियल। नॉर्मल वो जो नेचर में है, उसके पास कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं, उसके पास कोई मतलब कि कोई आर्टिफिशियल जीन नहीं। अब वो ट्रांसजेनिक क्रॉप उस नॉर्मल प्लांट के साथ क्रॉस पोलिनेशन कर जाए। आपको पता है कि प्लांट्स पोलिनेशन का क्रॉस पोलिनेशन कर जाए, और क्रॉस पोलिनेशन करने की वजह से वो जो नॉर्मल प्लांट था उसके ऊपर जब जाके वो पोलन्स गिरेंगे, जब उसकी रिप्रोडक्शन होगी तो कोई ऐसे जीन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जो वीड्स प्रोड्यूस कर दें, जड़ी बूटियाँ प्रोड्यूस कर दें, और उन जड़ी बूटियों की वजह से हमारी प्लांट की प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचे। दूसरा रिस्क क्या है? जीन फ्लो बेसिकली फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट टू नॉर्मल प्लांट, तो नॉर्मल प्लांट कैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट प्लस नॉर्मल प्लांट इज इक्वल टू द वीड प्रोडक्शन। वीड का आपको पता जड़ी बूटियां। अब वीड प्रोडक्शन हो गई तो फिर इससे हमें क्या प्रॉब्लम? ज्यादातर जो वीड्स होती हैं बेसिकली दीज आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स, ये पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती हैं। अब वीड्स ज़्यादा होने की वजह से पेस्ट के आ जाने का खतरा ज़्यादा हो गया। क्या करती हैं ये? रेजिस्टेंस टू पेस्ट। सॉरी, पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं, कि वीड्स जो होती हैं, वीड्स प्रोडक्शन जो है बेसिकली इनकी वजह से पेस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं। यूँ कह लें कि जो पेस्ट है, पेस्ट रेजिस्टेंस रखते हैं वीड्स के अगेंस्ट, पेस्ट रेजिस्टेंस रखते हैं वीड्स के अगेंस्ट, और वो पेस्ट अटैक कर सकते हैं वीड पर। अब पेस्ट वीड पर जब अटैक करेंगे तो वीड्स किधर है भाई? फील्ड के अंदर, फील्ड के साथ मेन क्रॉप भी है। अब मेन क्रॉप पर वो हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली दूसरा रिस्क। इसके अलावा बहुत सारे और भी रिस्क हैं। फॉर एग्जांपल कि नॉन टारगेटेड स्पीशीज़ को भी बाज़ दफ़ा नुकसान उठाना पड़ता है। नॉन टारगेटेड स्पीशीज़, risks to non-targeted species। नॉन टारगेटेड स्पीशीज किस तरह से? हमने आगे पढ़ा था कॉटन
की एग्जांपल ली थी बीटी कॉटन की, इसी तरह बीटी कॉर्न भी होती है, ठीक है, मकई भी होती है। अब बीटी कॉर्न ऐसी कॉर्न जो ट्रांसजेनिक कॉर्न है। ट्रांसजेनिक कॉर्न पर जब आके मोनार्च बटरफ्लाई, जो हम बटरफ्लाई हमारे आम होती है, वो जब उस पे फीड करती है, फीड करने के बाद जो मोनार्च बटरफ्लाई के लार्वे होते हैं वो उन पर फीड करने के बाद उनकी फौरी तौर पर डेथ हो जाती है, बिकॉज द बीटी कॉर्न पोलन्स आर टॉक्सिक टू द मोनार्क बटरफ्लाई लार्वा। जो बीटी कॉर्न के पोलन्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं मोनार्क बटरफ्लाई बीटी कॉर्न बेसिकली रेजिस्टेंट कॉर्न थी, जो हमने किस लिए लगाई थी, पेस्ट को रेजिस्ट करने के लिए। लेकिन उसने पेस्ट को तो रेजिस्ट किया, लेकिन साथ साथ मोनार्च बटरफ्लाई उसको भी रेजिस्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि उसकी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर दी। आपको पता होना चाहिए कि मोनार्च बटरफ्लाई बेसिकली इट इज द परफेक्ट पोलिनेटर इन द नेचर। ये नेचर में बहुत ज़्यादा पोलिनेशन का रोल प्ले करती हैं। दैट इज़ वाई आवर fruits is produced in a large quantity due to these pollinators। अब मोनार्च बटरफ्लाई तो बेसिकली हमारा टारगेट नहीं था रेजिस्टेंट क्रॉप लगाने के लिए, तो ये किल हो गई, तो बेसिकली इट इज़ अ रिस्क टू द नॉन टारगेटेड स्पीशीज। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि राइट अ नोट ऑन द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द रिस्क ऑफ द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। इस हवाले से आपको इसको प्रिपेयर करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।